नमस्कार। अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। कैसा रहा इस हफ्ते का पूरा बाजार, किन बड़ी खबरों पर रही बाजार की नज़र और आगे बाजार में कहां बनेंगे मौके, आज ही करें अगले हफ्ते की तैयारी। और उसके लिए सबसे पहले देखते हैं बाजार के हफ्ते भर के रिटर्न्स की नज़र प्रियंका के साथ। प्रियंका, कैसा रहा बाजार का रुख? जी देखिए, बाजार का रुख एक इवेंट पे डिपेंडेंट था कि एमपीसी का आउटकम क्या आता है। किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। बाजार ने, बैंकिंग ने, फाइनेंशियल, और कल से ही आप एक बिल्टअप देख भी रहे थे, वो बिल्टअप देख कंटिन्यूड हुई। आप देखेंगे निफ्टी 17,800 के पास, हालांकि थोड़े से पॉइंट्स नीचे आया अभी कुछ, लेकिन 17,800 के पास अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके पास एक क्लोज हुआ है और इसके ऊपर आप एक फिर से बॉयंसी एक्सपेक्ट करते हैं, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। तो आज आप बैंक निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स ने, फाइनेंशियल स्टॉक्स ने अच्छा खासा पुल बैक दिया और हमने देखा कि बाजार एक पॉजिटिव जोन में बंद होता हुआ दिखाई दिया। कौन से रहे आज पॉजिटिव लूजर्स, गेनर्स? निफ्टी के टॉप अगर आप गेनर्स की बात करें तो उसमें आपको ग्रासिम दिखेगा। ग्रासिम, आईटीसी, एसबीआई लाइव, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये कुछ काउंटर्स थे जो आज आपको टॉप गेनर्स की सूची में दिखाई दिए। और इनफैक्ट ये ग्रासिम की बात करें तो जिस तरह की मूव हमें पूरे सीमेंट पैक में ग्रासिम ने दिखाई, दैट वाज समथिंग एस्टॉनिशिंग। इसके अलावा लास्ट के कुछ आवर में, लास्ट के कुछ मिनटों में जो वाइब्रेंसी, जो बॉयंसी आपको आईटीसी में दिखाई दी, सिंजन में दिखाई दी, एफएनओ काउंटर्स की मैं बात कर रही हूँ, उनके अगर हम यहाँ प्राइस रिफ्लेक्ट कर पाएँ तो आप चोलामंडल फाइनेंस तो आपका खैर टॉप गेनर था। बिजनेस अपडेट्स, अच्छे शानदार बिजनेस अपडेट्स, उसके बाद सुबह से ही स्टॉक में मोमेंटम था। उसके अलावा सिंजन ने लास्ट आवर में जिस तरह से परफॉर्म किया, और साथ ही अदानी पैक के सारे स्टॉक्स में, अदानी एंटरप्राइज भी आज आपको तेज रहा। उसमें भी जिस तरह की न्यूज़ आई कि 3 स्टॉक्स में यूएई का एक फंड इन्वेस्ट करने के लिए, ये जब डोमेन्स पर आई तो उसके बाद और उससे पहले ही बस जिस तरह से बाजार में थी, ये कुछ गेनर्स है जो हम देख रहे हैं कि सिप्ला में आपने देखा कि एक टॉप गेनर लूजर रहा वहाँ, और साथ ही टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, ये कुछ गेनिंग लूजिंग स्टॉक्स थे जो आज आपको निफ्टी पर दिखाई दिए। इस वीक बाजार ने प्रदर्शन कैसा किया? अगर आप पॉइंट्स के लिहाज से बात करें तो स्मॉल कैप, मिड कैप स्पेस ने क्लियरली आउट परफॉर्मेंस दिखाई इस पूरे हफ्ते में। लगभग 3.5 से 4% की आपको जो तेजी थी वो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में 2.5%, मिड कैप में आपको 3.5% की तेजी दिखाई दी। और क्लियरली जो लीडरशिप थी इस पूरे हफ्ते वो एफएमसीजी पैक से आई। 4.5% के गेन्स आपको एफएमसीजी ने दिए। मेटल पैक 4% से ज़्यादा तेज रहा। और लूजर जो थे सबसे ज़्यादा पहले, यानी जिन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स ऑल्सो, वो इस हफ्ते वो पैक थोड़ा सा वीक था, यानी आईटी। लेकिन अब अगले हफ्ते से रिजल्ट शुरू होंगे, टीसीएस के रिजल्ट्स है 11 तारीख को, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब वहाँ पर क्लियरली एक बॉयंसी सी शुरू हो गई आईटी पैक में। लेकिन इस हफ्ते आईटी पैक ने एक लूजिंग रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स ज़रूर दिए। तो अगला हफ्ता बहुत वॉचफुल रहेगा। बड़े कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, आईटी पैक के नंबर्स हैं, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स हैं, और यूएस मार्केट्स में भी आपको बैंकिंग स्पेस के बड़े बैंक्स के रिजल्ट्स है, तो वॉच आउट करना होगा। लेकिन क्लियरली हम 17,800 के पास क्लोज होते हुए जा रहे हैं, एक पॉजिटिव टेरिटरी में, और यहाँ से एक नेक्स्ट लेग अप जो आपको यहाँ दिखता है वो 300 से 400 पॉइंट्स का, जो बाजार के जानकार मानते हैं, वो एंटिसिपेट करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका। अगला हफ्ते में वॉचफुल रहने की ज़रूरत है, तो कहाँ बनाएंगे स्ट्रैटेजी? यहीं ईटी नाउ स्वदेश पर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। कोटक एएमसी के सीईओ हर्ष उपाध्याय ने हमसे खास बातचीत में कहा कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स में कंपनियों के मार्जिन पर दबाव संभव है। उनके मुताबिक छोटी और मझोली कंपनियों में सावधानी से निवेश करें। आइए सुनते हैं उनकी बात को। मार्केट काफी रेजिलिएंट रहा है लास्ट 5 से 6 वीक में। ये एक्चुअली कमोडिटी प्राइस प्रेशर्स जो दिख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा है मार्केट पे। मार्केट हैज बीन गोइंग अप, लेकिन हमें लगता है कि जो अर्निंग्स आएंगे मार्च क्वार्टर के या जून क्वार्टर के, उसमें काफी सारे कंपनीज पे मार्जिन प्रेशर देखने को मिलेगा। जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हाई टीन्स पे था, वो शायद थोड़ा नीचे भी जा सकता है। और अगर इसी बात पे हम चर्चा करते हैं, मिड और स्मॉल कैप जो कंपनीज हैं, वहाँ पे मार्जिन प्रेशर लार्ज कैप कंपनी से ज़्यादा होने का आशंका है, क्योंकि वो इतने एस्टैब्लिश बिजनेसेस नहीं है और शायद उनको ज़्यादा कंपटीशन से लड़ना पड़ेगा। और ये भी देखना चाहिए कि अगर वो पास ऑन कर देते हैं ये कमोडिटी कॉस्ट इंक्रीज को, क्या डिमांड वही लेवल पे, जो पुराने लेवल्स थे, वहीं पे रहेगा या बढ़ेगा? हमें लगता है कि वो शायद नहीं होगा और डिमांड कम हो सकता है। तो ये सब देखते हुए हमें लगता है कि मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा लमसम इन्वेस्टमेंट्स इस समय पे नहीं करना चाहिए। थोड़ा कॉशियस रहना बेटर है।
चलिए, हमारे साथ अब जुड़ गए हैं शेयर इंडिया के रवि सिंह, जो कि वीपी और हेड ऑफ रिसर्च हैं शेयर इंडिया में। रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानकारी लेना चाहूँगा, इस हफ्ते के जो पूरे मूव्स रहे उसको आप कैसे देखते हैं, चाहे वो मिड कैप स्मॉल कैप हो या जो निफ्टी का मूव रहे, उसको आप कैसे देखते हैं? तब हम आगे अगले हफ्ते की बात करेंगे, पर इस हफ्ते को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस हफ्ते दो इम्पोर्टेंट इवेंट रहे। एक तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस और दूसरा आरबीआई की पॉलिसी। और आपने देखा कि मार्केट ने पहले फर्स्ट 2 दिनों में थोड़ा सा प्रेशर इसीलिए दिखाया, लेकिन जब ये इवेंट यहाँ पर थोड़े से एक सेटल डाउन होते हुए नजर आए तो उसके बाद अब मार्केट में एक अप ट्रेंड वापस से नजर आया है। और जिससे इस हफ्ते आपने मेटल, एफएमसीजी और बैंकिंग और ऑटो को देखा है परफॉर्म करते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि अगला हफ्ता भी लगभग इन्हीं की तरफ जाएगा और ये काउंटर्स यहाँ पर ये सेक्टर्स यहाँ पर एक अप ट्रेंड दिखाते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो ओवरऑल एक स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है वो अभी कंटिन्यू रहेगा। निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो आपको जरूर है कि एक 17,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन 18,250 का एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा। और वीकली बेसिस पे जब 18,200 के ऊपर की क्लोजिंग होगी तो आपको नए लेवल्स अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। बट ओवरऑल अभी सेंटिमेंट पॉजिटिव बना है और मुझे ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते स्टॉक्स परफॉर्मेंस यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप बाय करके चलते हैं तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और चूंकि अगले हफ्ते रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे तो उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर काफी पॉजिटिव रहने के चांसेस बढ़ रहे हैं। रवि सर, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जैसा आपने भी कहा और इससे पहले प्रियंका भी हमें बता रही थी कि अगला हफ्ता बड़ा इवेंटफुल हफ्ता है। तो क्या क्या बड़े इवेंट्स हैं जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है? बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं विनी मोतीवाला। विनी, बताएं किन क्यूज़ पर नज़र रखी जाएगी? तो अगले हफ्ते से अर्निंग सीजन शुरू हो रही है और पहले बात करते हैं अर्निंग्स की जो रिपोर्ट होने वाला है। तो पहले आ रहा है टीसीएस का अर्निंग 11 अप्रैल को और उसके बाद है इन्फोसिस आईटी कंपनी जो होगा 13 अप्रैल को इन्फोसिस के अर्निंग। उसके अलावा निफ्टी 50 के अलावा है आनंद राठी के भी अर्निंग्स जो आने वाले हैं 12 अप्रैल को। तो ये इंपॉर्टेंट अर्निंग्स है नेक्स्ट वीक। पर डोमेस्टिक फ्रंट पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और क्यूज़ क्या है, तो पहले बात करते हैं ओवरऑल इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है 12 अप्रैल को और उसके बाद है सीपीआई डेटा भी 12 अप्रैल को और अप्रैल 14 को वॉच आउट करेंगे डब्ल्यूपीआई डेटा के लिए। अभी जाते हैं ग्लोबल फ्रंट के लिए। तो ग्लोबल फ्रंट में हम लोग वॉच आउट करेंगे यूएस मार्केट्स में जो आने वाला है सीपीआई डेटा 12 अप्रैल को। उसके अलावा है इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स 14 अप्रैल को और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा 15 अप्रैल को। यूरोप में वॉच आउट करेंगे ईसीबी रेट डिसीजन जो इंपॉर्टेंट इवेंट है 14 अप्रैल को और यूके में वॉच आउट करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, सीपीआई डेटा जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं नेक्स्ट वीक में। तो ये इंपॉर्टेंट मेन अर्निंग्स है और इवेंट्स हैं नेक्स्ट वीक दोनों डोमेस्टिक और ग्लोबल फ्रंट में। रवि सर, 11 अप्रैल को टीसीएस के नतीजे हैं, 13 अप्रैल को इन्फोसिस के नतीजे हैं। आईटी पैक इस हफ्ते दबाव में रहा। अगले हफ्ते सबसे पहले आईटी पैक को किस नज़र से देखें और ये जो रिजल्ट्स हैं इनको किस नज़र से देखें? देखिए, अगला हफ्ता क्लियर कट है कि आपको अर्निंग सीजन का ही एक इम्पैक्ट रहेगा मार्केट में और दूसरी तरफ है कि यहाँ पर सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के डेटा हैं तो उसकी वजह से थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन अगर पर्टिकुलर यहाँ पर इन्फोसिस और टीसीएस के रिजल्ट्स की बात करें तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस बार टीसीएस के रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो इन्वेस्टर के लिए काफी अट्रैक्शन रहेगा। प्रॉफिट की जहां तक बात कर पाते हैं, फाइनेंशियल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि एवरेज ऑन लगभग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 9,200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है जो कि एक सफिशिएंट प्रॉफिट है। तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा नंबर्स में आपको जो है डिसअपॉइंटमेंट देखने को जरूर मिले, लेकिन जो एक्टिविटी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी, जो रुपी ग्रोथ है उसका भी काफी हद तक फर्क पड़ेगा। साथ ही इन्फोसिस की भी जहां पर बात करें वहां पे भी एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। रिजल्ट्स पॉजिटिव रहेंगे। टेक्निकल चार्ट्स पे भी इस समय आईटी सेक्टर जो है वो काफी दिनों से कंसोलिडेशन मोड में है तो शायद अर्निंग के बाद इसमें एक अप ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अब काफी अच्छे लग रहे हैं और काफी हद तक एक बॉटम आउट है। अगर आप पूरे पैटर्न को देखें तो लगभग एफआईआईज ने अब निवेश वापस से बढ़ाया है, म्यूचुअल फंड का अट्रैक्शन आईटी सेक्टर की तरफ फिर से बढ़ने लगा है। तो ये सारे इवेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं से आईटी सेक्टर को अगले वीक के लिए आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं।
तो आपके हिसाब से सर कौन से सेक्टर्स रहेंगे? जैसे आईटी तो आपने पहले कहा था कि मेटल एफएमसीजी जो है वो कंटिन्यू कर सकता है आउट परफॉर्म करना, और आईटी भी एक इंटरेस्टिंग सेक्टर है, पर अगले हफ्ते देखा जाए तो कौन कौन से मेजर सेक्टर्स आपके हिसाब से फोकस में रहने वाले हैं? एक सेक्टर जिसे हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं वो है फार्मा सेक्टर, और मैं फार्मा सेक्टर इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से 1 अप्रैल से जब जो प्राइस इंक्रीमेंट जो किया गया उसका इम्पैक्ट जो है वो अगले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर फार्मा सेक्टर से आप चाहे डॉक्टर रेड्डी की बात कर लें, सन फार्मा की बात करें, या फिर पूरे फार्मा स्पेस को अगर देखते हैं तो एक पॉजिटिव ग्रोथ आप देखने को मिल सकती। और वैसे भी निफ्टी के साथ इसका कोरिलेशन थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता है। जब हायर लेवल्स पर निफ्टी होता है तो फार्मा सेक्टर अट्रैक्टिव में आ जाता है और वहां पर बाइंग देखने को मिलती। दूसरा जो एक सेक्टर है बैंकिंग, ऑब्वियसली कि यहाँ पर अभी थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहेगा। और तीसरा जो सेक्टर है वो ऑटो है। थोड़ा सा ऑटो में मुझे परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नजर आ रही है, और खासतौर से ऑटो ऑक्सिलरी के जो स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये 3 सेक्टर जो है वो आपको फोकस में रखने चाहिए। पहला फार्मा, दूसरा बैंकिंग और तीसरा ऑटो, और आईटी तो फिलहाल है ही है। चलिए, ऑटो को लेकर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार पहले जयेश के पास चल लेते हैं, क्योंकि जयेश के पास बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। इक्विटी मार्केट में रिटेल निवेशकों का जो भरोसा है वो बढ़ता जा रहा है, और ये दिखा रहा है ताज़ा एसआईपी के जो आंकड़े हैं इस बार एसआईपी के आंकड़े रिकॉर्ड 12,300 करोड़ के ऊपर पहुंच गए हैं। जयेश हमारे साथ मौजूद है। जयेश, जरा डिटेल्स दीजिए हमें इसकी। एम्फी ने जो मार्च के नंबर रिपोर्ट किए हैं वो काफ़ी शानदार लग रहे हैं। आप अगर इक्विटी इनफ्लो की बात करें तो लगभग 30,000 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला है, जो कि एक रिकॉर्ड हाई है अपने आप में। और ये मैं बताना चाहूँगा कि जो टोटल आउटफ्लो की है जो कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है, बट इक्विटी जो है वो शानदार तरीके से परफॉर्म किया है मार्च के महीने में, जिसमें 9,000 करोड़ का लगभग एनएफओ अमाउंट भी है, पर उसके बावजूद 20 से 22,000 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला है मार्च के महीने में। और आप अगर इंडिविजुअल कैटेगरीज़ की बात करें तो लार्ज, स्मॉल और मिड कैप में हाई डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जो है उसमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली है 30% के आसपास, जो सबसे बड़ी डिक्लाइन है अक्टूबर 2021 से। टोटल एयूएम पिक्चर की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। मार्केट परफॉर्मेंस के चलते 1 से 2% की गिरावट दिखी है टोटल एयूएम और इक्विटी एयूएम में। बट जो रिकॉर्ड हाई कंट्रीब्यूशन है वो एसआईपी की तरफ से आया है। 12,000 करोड़ के ऊपर एसआईपी कंट्रीब्यूशन हुआ है मार्च के महीने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयेश इस सारे आंकड़ों के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि सर, आपके पास वापस आता हूँ। ऑटो की आपने बात करी थी। ऑटो में थोड़े से 2 धड़े बन चुकी हैं इस समय, एक जहाँ पे सप्लाई क्राइसिस है, एक जहाँ पे डिमांड क्राइसिस है। आप कौन से एरिया में ज़्यादा फोकस करने की बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप हीरो मोटो की बात करें, हीरो मोटो कॉर्प जो था वो पिछले हफ्ते अपनी खबरों की वजह से थोड़ा सा गिरा था, लेकिन इस हफ्ते आउट परफॉर्मर है। मारुति सुजुकी अभी गिरा हुआ है, लेकिन हमने कुछ देर पहले ये खबर करी कि सेमीकंडक्टर प्राइसेस वहाँ भी लौट के आ सकता है। तो कैसे देखें ऑटो के सेक्टर को? बिल्कुल, देखिए मिक्स ट्रेंड तो बिल्कुल देखने को मिलेगा, और जो एक इम्पैक्ट है इकोनॉमी में उसका रहेगा। लेकिन फिलहाल मैं इन्वेस्टर को इस हिसाब से गाइड करता हूं कि आपके रिटर्न्स पॉजिटिव रहें, और उसमें अगर आपको जाना तो मैं 3 स्टॉक्स की यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा जिनकी आपने आउट परफॉर्मेंस अभी देखी है, और मुझे लगता है कि आगे भी इनकी आउट परफॉर्मेंस रहेगी। पहला स्टॉक है टीवीएस मोटर। इस समय 653 के पास चल रहा है, और हफ्ते की क्लोजिंग के हिसाब से भी देखें तो पॉजिटिव है। आज के डे में 2.5% के ऊपर की क्लोजिंग दिखा चुका है। अपसाइड में इसका मोमेंटम अभी बना रहेगा, और लगभग 670 रुपए तक का वीकली क्लोजिंग, यानी एक वीक में आपको 670-672 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है अशोक लेलैंड। आपने कंटिन्यू अप ट्रेंड देखा है, 105-108 के पास स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन अभी 130 के पास पहुंच चुका है, और अब 145 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो आप इसको अपने फोकस में रख सकते हैं। और तीसरा स्टॉक जिसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर कहूंगा कि 2 व्हीलर स्टॉक से ही ले रहे हैं, लेकिन कंसोलिडेशन में काफी रहा है और अच्छे नंबर्स, अच्छे रिजल्ट्स देता रहा है, टीवीएस मोटर। इसमें जो मोमेंटम है वो तो रहा ही रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी अगर हीरो मोटोकॉर्प की जगह आप एड ऑन करना चाहें तो आप मारुति को कर सकते हैं, या फिर टाटा मोटर को आप एड ऑन कर सकते हैं। अगर कॉन्फिडेंस के हिसाब से देखें तो टाटा मोटर आपको ज्यादा अट्रैक्शन यहाँ पर देता हुआ नजर आएगा। अप साइड में 480 रुपए तक के टारगेट आपको टाटा मोटर में देखने को मिल सकते हैं। और रही बात मारुति की, तो मारुति हमेशा अट्रैक्शन तभी देता है जब वो 7,100 और 7,200-300 के बीच में होता है। अभी 7,700 का एक लेवल देने के बाद वापस से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, और
और आगे के नंबर्स थोड़े सेल्स के नंबर्स काफी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो आपको अट्रैक्शन बाय करना है तो आपको 7100 से 7200 का वेट करना पड़ेगा। उन लेवल्स पे बाय करेंगे तो आपके रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव होंगे। चलिए रवि सर, बने रहिए हमारे साथ और आप भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगले हफ्ते की तैयारी जारी रहेगी। Presenting partner IDFC First Bank, always you first. Powered by CoinSwitch, India's largest crypto app. Sustainability partner GE, building a world that works. Associate partner Amrita Vishwa Vidyapeetham. For a new day partner Toshiba. बेबी क्यों ना हम शादी कर लें? शादी? I love you very much, but I think we are on level 2. लेवल 2? हाँ, जैसे ये फ्रैपेचिनो है ना, there's chocolate sauce, then whipped cream, level 2. अभी तो नीचे कैरेमल है, आइसक्रीम है, कॉफी है. ये तो सिर्फ घुमा रहा है। कमिटमेंट करने के लिए करनी पड़ती है सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। रिया तो घर पे होगी नहीं, अंदर एक्सरसाइज कर रही है। एसी चलाकर। मम्मी जी, वो एम्स्ट्रैट का डॉक्टर एसी है ना, इसमें एयर प्यूरिफायर और एयर स्टेरिलाइजर है। और ये मच्छर भी भगाता है। मच्छर हूँ क्या? गेट रियल, गेट एम्स्ट्रैट। Presenting partner IDFC First Bank, always you first. Powered by CoinSwitch, India's largest crypto app. Sustainability partner GE, building a world that works. Associate partner Amrita Vishwa Vidyapeetham. For a new day partner Toshiba. देखो देखो देखो, नया टीवी देखो। आ गई? सब्जियां छोटू की दुकान से लाई हो ना, वही सही रेट देता है। हाँ पापा। डिसाइडेड, 55 इंच का टीवी इस दीवार पे लग जाएगा। ओह सुपर, कल मैं चेक दे दूंगी। तुम नहीं, मैं अपने पैसों से। वाओ, कैसे? ये देखो एडवर्टाइजमेंट, 30% एश्योर्ड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब सब्जी सिर्फ छोटू की दुकान से, पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस किसी भी हरे गहरे से। पापा, अजनबी का ज्ञान, अपना नुकसान। लेकिन फिर टीवी? सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस हफ्ते की शुरुआत बैंकिंग सेक्टर की एक बड़ी खबर के साथ हुई थी। वो खबर थी HDFC और HDFC बैंक का विलय के बाद HDFC के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जो 25 शेयर हैं उनके, उसके बदले HDFC बैंक के 42 शेयर मिलेंगे। 18 महीने में मर्जर पूरा हो जाएगा। मर्जर के ऐलान के बाद HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा कि मर्जर से दोनों कंपनियों के ग्राहकों को काफ़ी फायदा होगा। आइए उनकी बात सुन लेते हैं। कंज्यूमर्स को तो फायदा होगा, बिकॉज अभी हम एक जगह पे सब प्रोडक्ट्स दे सकते थे। हम पहले एक प्रोडक्ट का कंपनी है, कोई हमारे पास आता है हाउसिंग लोन के लिए, 6 साल भर दिया है, पीछे उसको गाड़ी के लिए लोन चाहिए, हम नहीं दे सकते, बैंक में जाना पड़ता है। अभी एक रूफ के अंदर
हम सब लोन दे सकते हैं कंज्यूमर्स को। सो इट्स अ सीमलेस ऑपरेशन। अर्लियर हमारा एक प्रोडक्ट का कंपनी था, अभी जो बैंक बन जाएगी तो इट्स अ लॉजिकल एक्सटेंशन, बैंक ही होना चाहिए। ये स्केल हमारा बहुत बढ़ गया है और आरबीआई का इंटरनल वर्किंग रिपोर्ट में भी कहा है कि लार्ज एनबीएफसी शुड बिकम बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स। हमारे पास एक बैंकिंग लाइसेंस था, तभी हमने सोचा कि हम हमारे बैंक से ही मर्ज कर लें। चलिए, वैसे तो ये एकदम हफ्ते के शुरुआत की खबर थी, पर उसके बावजूद भी एक तो आप इस मर्जर को कैसे देखते हैं और इन्वेस्टर के लिए इसमें क्या मौके हैं, और बैंकिंग स्पेस, क्योंकि अगर बैंकिंग स्पेस को देखें तो काफ़ी ज़्यादा सहारा इस हफ्ते भी दिया है। बैंकिंग स्पेस पे भी आपकी और एनबीएफसी पे आपकी क्या नज़र रहेगी? देखिए, ऑब्वियसली है कि जो एक इम्पैक्ट था वो अब निकल चुका है और अब वापस से अपने फंडामेंटल पे चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मर्जर का बिल्कुल सही बताया सर ने कि इसका फायदा इन्वेस्टर को मिलेगा। जो बीच के जो गैप्स हैं वो काफी कम होंगे और एक रूफ के अंदर अगर पूरा बिजनेस होता है तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है और क्लाइंट को भी एक सोल्यूशन मिल जाता है। तो इसके लिए देखें तो बहुत अच्छा है। लेकिन ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को देखें तो आपको 3 स्टॉक पे यहाँ पर फोकस करना चाहिए। पहला स्टॉक है बंधन बैंक, जिसमें कि एक अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है और अभी ऐसा देख के लगता है कि 340-345 के लेवल अगले हफ्ते आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि एक हफ्ते के टारगेट के लिए अगले हफ्ते के लिए भी बैंकिंग सेक्टर से इस स्टॉक को ले सकते हैं। दूसरा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड चल रहा है, 132 और 135 के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। और तीसरा स्टॉक अगर इसी में ऐड करें तो वो है एसबीआई। बड़े ओवरऑल जो सिचुएशन रही है अभी बैंकिंग सेक्टर की, उसमें अगर देखें तो एसबीआई का एक अहम रोल रहेगा और एसबीआई की परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही यहाँ पर जो है वो बैंकिंग सेक्टर का एक इंडेक्स तय होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एसबीआई में काफी अच्छा दमखम है। 540 रुपए तक का आने वाले समय में रेट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीक के हिसाब से देखें तो 528-530 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इन 3 स्टॉक्स पे आपको यहाँ पर फोकस बनाकर रखना चाहिए। रवि सर, क्विकली आरबीआई पॉलिसी पे आपका व्यू लेना चाह रहा था मैं। किस तरीके से आप देखते हैं? पॉलिसी में ब्याज दरों में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन महंगाई का जो लक्ष्य है वो बढ़ा दिया गया है, तो उस पे आपका क्या व्यू है? देखिए, एज एक्सपेक्टेड जिस हिसाब से क्रूड ऑयल की प्राइसेस और मेटल की प्राइसेस, खासतौर से कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ी है, उसका आगे चल के अभी इम्पैक्ट काफी बड़ा होने वाला है। और इस समय अगर ऐसा कोई डिसीजन लिया जाता तो वो इकोनॉमी के लिए और मार्केट के लिए काफी नेगेटिव होता, इसीलिए उसको कांस्टेंट रखा गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में इसमें रिवाइज होते हुए नजर आएंगे और इन्फ्लेशन का डर जो है वो मार्केट में कहीं ना कहीं से दिखने लगा है। तो थोड़ी सी जो मार्केट मैच्योर अगर होती है तो वो इन्फ्लेशन की फिगर्स अगर आगे एडजस्ट हो जाती है तो मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन फिलहाल अभी आरबीआई के पास बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन को लेकर के स्कोप नहीं था और ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सारे दर्शकों को अगले हफ्ते की तैयारी कराने के लिए। आप देखते रहिए 18 आवर्स स्वदेश और अपना और अपनों का ख्याल रखना मत भूलिएगा।